द अचीवर्स आईएएस पटना के वीकली करेंट अफेयर्स का दिसंबर 2025 का यह चौथा वीडियो है। यानी कि 22 से 28 दिसंबर के बीच जो नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्तर पर जो भी घटनाएं घटी हैं उन पर आधारित ये पूरा वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करते हुए और उसको एक्सप्लेन करने के मेथड से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। इसमें हम कुल 30 क्वेश्चंस जो इस 22 से 28 दिसंबर 2025 पर आधारित है उसको हम ले रहे हैं। और इसमें सभी प्रश्न जो हैं वो काफी सीरियसली सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग न्यूली constituted committees of 18th legislative committees of बिहार। इसमें दो कॉलम दिया हुआ है और चार ऑप्शंस हैं। दोनों कॉलम में एक में कमेटी का नाम दिया हुआ है और दूसरे में उसके चेयरमैन का नाम दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एस्टिमेट कमेटी के सामने में नीतीश मिश्रा कि ये इस कमेटी के चेयरमैन हैं या नहीं है। उसी तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए दिया हुआ है विजेंद्र यादव का। इसके बारे में भी आपको तय करना है कि ये है कि नहीं है इसके चेयरमैन। उनको मतलब अपॉइंट किया गया है कि नहीं, जो नया वाला जो कमेटी बना है। और प्रिविलेज कमेटी के बारे में और रूल्स कमेटी के बारे में। तो यहाँ पर हम पहले आपको बता देते हैं कि एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन नीतीश मिश्रा हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के विजेंद्र यादव नहीं हैं, इसके हैं भाई वीरेंद्र। ठीक है, जो आरजेडी के मेंबर हैं और ये मनेर क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सारा जो है करेक्टली मैच्ड है, ये एक ठो इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इस पर और भी क्या क्या बातें हैं। हमको पता है कि नवंबर 2025 में जो 18वीं विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें 18वीं विधानसभा का जो गठन हुआ, अब उसमें जो भी बातें होती हैं उसके लिए आपको पता है कि दो तरह के कमिटीज बनाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, इसके अंतर्गत कई कमिटीज बनाए जाते हैं। और दूसरा होता है एड हॉक कमिटीज। तो जैसे जो काम होता है, जैसे कि एस्टिमेट कमेटी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, या फिर और भी प्रिविलेज कमेटी वगैरह है जिसका कि सालों भर जरूरत पड़ता है और ये होना ही होना है, इसके बिना काम नहीं चलना है, तो वैसे कमिटीज को स्टैंडिंग कमिटीज कहा जाता है। और जो जरूरत के अनुसार कोई कमेटी बनाई जाती है तो उसके लिए ये एड हॉक कमेटी बनता है। ठीक है, तो 18वीं विधानसभा के गठन के बाद आपको पता है कि 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 19 नवंबर को समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो 18वीं जो गठित हुई उसमें 18 विधानसभा के कमिटीज का गठन किया गया और उसी के साथ में उसके चेयरमैन का भी गठन कर दिया गया। आइए देखते हैं, इसमें से तीन कमेटी जो है ये नियम समिति यानी कि रूल्स कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, और ये प्रिविलेज कमेटी। ठीक है, प्रिविलेज कमेटी में उन मामलों को देखा जाता है जो कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कई विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो कभी कभी वो विशेषाधिकार नहीं भी किसी को मिल पाता है और कभी कभी कोई सदस्य विशेषाधिकार का मिसयूज भी करता है। तो इन सभी मामलों से जुड़े जो शिकायतें हैं उन पर विचार करने के लिए ये प्रिविलेज कमेटी बनाई जाती है। तो
इन तीनों के अध्यक्ष जो हैं वो कौन होंगे? विधानसभा अध्यक्ष स्वयं होंगे। यानी कि अगर आता है एग्जाम में तो आप विधानसभा अध्यक्ष के नाम से भी पूछा जा सकता है या श्री प्रेम कुमार करके पूछा जा सकता है, आप दोनों उसमें देख सकते हैं। अब इसमें जो है मतलब तीनों में जिसके विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष होंगे उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये होते हैं अभी विजय कुमार चौधरी हैं, और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, ये इसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो ये तो एक आपका हो गया, मतलब कि 3 कमेटी हुआ, ये एक नेचर का ये कमेटी हो गया। इसके अलावा लोक लेखा समिति जो है, आप पार्लियामेंट वाले में भी पढ़े होंगे और विधानसभा के भी मामले में एक लोक लेखा समिति होती है, जिसमें कि आमतौर से एक परंपरागत रूप से विपक्ष के जो मेंबर होते हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आरजेडी के भाई वीरेंद्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी कहलाता है। ठीक है, इसके हो गए। और एस्टिमेट कमेटी का जो बजट का जो भी पेश होता है उसमें जो भी अलॉटमेंट्स होते हैं उसका वैधता की बात होती है, जो फाइनेंशियल रूप से, वो सब पर विचार करने के लिए एक कमेटी होती है जिसके अध्यक्ष के रूप में नीतीश मिश्रा को बनाया गया है। इनको सक्षम विधानसभा का सदस्य ये माना जाता है। ये मंत्री पद पर भी कई बार रह चुके हैं। पहले करीब 13 में ये समाज कल्याण मंत्री थे, फिर इधर उद्योग मंत्री थे और उद्योग मंत्री के रूप में भी काफी अच्छा इनकी काम की सराहना की गई। तो एक तो है एस्टिमेट कमेटी। इसी तरह से जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होते हैं यानी कि सरकारी कंपनीज, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कौन सी कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, कि कोई बीमारी मतलब कि फाइनेंशियल रूप से काफी उसमें परेशानी हो गई है, तो उन सभी चीजों को देखने समझने के लिए और रिकमेंडेशन करने के लिए एक समिति होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। तो इसके अध्यक्ष जो है हरिनारायण सिंह को बनाया गया है। इसी तरह से जो पिटीशन आप पढ़े होंगे कि कोई भी तो विधानसभा में जो कोई मामला उठाना होता है तो लोगों को एक पिटीशन देना होता है, कभी कभी 14 दिन पहले भी देना होता है, और अलग अलग पिटीशंस के अलग अलग नियम है। तो उन याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में जनक सिंह को बनाया गया है। सरकार जो है कई बार आश्वासन देती है ये काम कर दिया जाएगा, वो काम कर दिया जाएगा। अब वो काम हुआ कि नहीं हुआ, कब किया जाए, उसको एक रिमाइंडर और उसके लिए एक प्लान के लिए एक ये गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी बनता है, उसके अध्यक्ष दामोदर रावत को बनाया गया है। फिर क्वेश्चन और कॉल अटेंशन कमेटी होती है, उसके मेंबर अमरेंद्र कुमार पांडे बनाए गए हैं। जिला परिषद एवं पंचायती राज जो भी इससे रिलेटेड जो काम होता है, चाहे उस पर जो मामले होते हैं उन पर विचार के लिए एक कमेटी बनाई गई है बुलो मंडल का, जिनका की फॉर्मल नाम जो है शैलेश कुमार है। ठीक है, इसी तरह से ये SC ST कल्याण के लिए जो SC ST वेलफेयर कमेटी होता है उसके संतोष कुमार निराला हैं। निवेदन समिति जो है सिद्धार्थ गौरव। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी सोमेध देवी। आचार समिति संजीव चौरसिया जो दीघा क्षेत्र के हैं, पटना के। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण इसके अवधेश सिंह है। अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अख्तरुल इमाम है, जो माइनॉरिटी वेलफेयर होता है ये उस कमेटी के। टूरिज्म इंडस्ट्री रिलेटेड जो कमेटी होती है ये भी स्टैंडिंग कमेटी होती है। पूरे बिहार में कहाँ पर इंडस्ट्री के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जो व्यवस्था है वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, उस पर विचार देने के लिए ये पर्यटन उद्योग संबंधी समिति है, इसके अध्यक्ष मनोरंजन सिंह है। बिहार विरासत विकास समिति रेणु देवी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री थी, उनको ये बनाया गया है। कारा सुधार ये प्रिजन रिफॉर्म कमेटी जो है ये निशा सिंह को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा जो गठित की गई 18वीं, उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडिंग कमेटीज है उसके अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो एक तो बॉन्डी बीच, हालांकि इसको बोंडाई भी कभी कभी कहा जाता है, बॉन्डी भी है। तो बॉन्डी बीच न्यूजीलैंड में है कि नहीं है, ये आपको तय करना है, सही है कि गलत है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया आपका। सेकेंड ऑप्शन है इट वाज इन न्यूज इन दिसंबर 2025 ड्यू टू ओपन फायरिंग ऑन अ मॉब। तो ये बात सही है कि दिसंबर के लास्ट में ये फायरिंग हुई, और इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसका आंसर जो है बी होगा। तो कौन सा करेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है, बी होगा। अब आते हैं इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। ये सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। आपको पता है कई क्रिकेट मैचेस वगैरह के बारे में आप अवेयर होंगे। तो सिडनी के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को जीव्स, जो यहूदी समुदाय होते हैं, वो लोग एक हनुक्का पर्व होता है, वहां मनाने के लिए करीब 1000 की संख्या में वहां जुटे हुए थे। और करीब शाम को 6:30 बजे जो है कुछ लोग आए और वहां पर एक अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिए। और उसी समय, मतलब थोड़ी देर के बाद, 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई, और उसमें 30 लोगों के घायल होने की भी पुष्टि की गई। ये एक बड़ा मसैका टाइप का, मतलब नरसंहार टाइप का एक घटना मतलब हुआ, जो कि काफी दुखद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाहुबली रेफर्स टू। यहाँ पर मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में भी बाहुबली का बहुत बड़ा नाम है। कई बार चर्चा में ये लोग रहते हैं, तो इसलिए दे दिया गया। तो बाहुबली का मतलब क्या है, ये क्या रेफर करता है, ये आप जानते हैं। ए ऑप्शन में है LVM-3M6। ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, यानी कि लॉन्च व्हीकल है। तो लॉन्च व्हीकल ये इंडिया का बनाया हुआ है। ये PSLV भी एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल है। और ये ब्लू बर्ड जो है, ये ब्लू बर्ड सैटेलाइट है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन पहले आंसर के बारे में एश्योर हो लीजिए। और ये नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पर बाहुबली का जो रेफरेंस है वो LVM-3M6 के लिए, रॉकेट के लिए किया गया, क्योंकि ये इंडिया का सबसे भारी सैटेलाइट को ले जाने वाला रॉकेट है, जिससे कि हम अभी तक के सबसे भारी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कराने की इसकी क्षमता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ये ब्लू बर्ड सैटेलाइट है, जिसको कि इसने इस्टेब्लिश किया LVM-3M6 ने, ठीक है। अब ब्लू बर्ड भी जो है वो अब तक का इंडिया का के द्वारा छोड़ा गया, लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट है। आइए देखते हैं कि ब्लू बर्ड किसने बनाया और किस कंपनी की है। ब्लू बर्ड जो है एक AST स्पेस मोबाइल कंपनी है, अमेरिका की है, उसके द्वारा यह बनाया गया है। और इसका लॉन्चिंग जो है 24 दिसंबर 2025 को किया गया। ये LM-3M6 रॉकेट से छोड़ा गया, और ये जिसको बाहुबली भी कहा जाता है, ये 8:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है हमारा, वहां से इसको लॉन्च किया गया। एक्चुअली इसको 8:54 पर ही किया जाना था, लेकिन थोड़ा सा पहले ये बात पता चला, जो रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया, जिस रास्ते से इसको जाना है उस रास्ते में एक स्पेस डेब्रिस वो स्पेस में स्थित कूड़ा कचरा टाइप का चीज है, जो कि पहले के सैटेलाइट्स या जियो सैटेलाइट्स यूजलेस हो गए हैं। वो वैसे ही घूमते रहते हैं, बस कनेक्शन कट जाता है, उनको लाने वाला तो कोई होता नहीं है, और वो घूमते रहते हैं। तो वो नए सैटेलाइट्स, चाहे उस तरह के जो मिशन होता है, उसमें कभी कभी टकराने की आशंका होती है। तो इसमें एक रडार सिस्टम ने एक ये डिटेक्शन किया कि स्पेस डेब्रिस जो है उसका एक छोटा टुकड़ा आने के स्थिति में है और इससे टकरा सकता है। तो इसीलिए 90 सेकेंड के लिए पूरे लॉन्चिंग को टाल दिया गया, और इससे जो है ये सक्सेसफुली बच गया।
और इसे टकरा नहीं पाया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये पूरा हमारा मिशन जो है फेल हो जाता। ठीक है, अब 8:55 में जो छोड़ा गया तो 9:10 यानी 15 मिनट बाद यह सैटेलाइट जो है ये रॉकेट से अलग हुआ और ये 518 किलोमीटर माने 518.5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ये एक्चुअली 520 किलोमीटर पर स्थापित किया जाना था, लेकिन जैसे कि आपको ये भाला फेंकना है और आपको अगर 10 फीट फेंकना है और आपने 9.5 फीट फेंका तो एक प्रिसीजन तो होता है। तो उसी तरह से 520 किलोमीटर पर इसको स्टैब्लिश करना था, 518.5 पे किया तो ये ऑलमोस्ट सटीक माना जाएगा। और इसी सटीकता को लेकर इस तरह के पूरे लॉन्च को टेक्स्ट बुक लॉन्च कहा जाता है। तो पीटी वगैरह के लिए भी ये सारे इंफॉर्मेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो AST स्पेस मोबाइल जो कंपनी इस सैटेलाइट को जो बनाया है, उसके सैटेलाइट को इसरो द्वारा छोड़ने के लिए जो भारत के इसरो का कमर्शियल विंग है NSIL के साथ में ये AST स्पेस मोबाइल के बीच में समझौता हुआ था और उसी के तहत इसको छोड़ा गया था। ये इसरो का पिछले 45 साल में 34 कंट्रीज को मिलाकर ये 434वां सैटेलाइट है जो कि इसरो ने स्थापित किया है उसके ऑर्बिट में। ये ब्लू बर्ड जो है इसका वजन जो है 6.1 टन है। तो 6 टन भी आप याद रखेंगे तभी काम चल सकता है। जब 6 टन आप याद रखेंगे तो 1.1 वाला आपके दिमाग में ऑलरेडी प्रिंटेड हो जाएगा, इसलिए आप इसको 6 टन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर टेम्परेचर ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स। मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम बता देते हैं कि वो कौन सा इन चारों में से ये आइटम है जो कि एटमॉस्फेयर में जब ये जाता है तो पहले 20 साल में ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करता है बनिस्पत की दूसरे के। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो दो ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में से हमको ये बात समझना है कि कौन सा जब एटमॉस्फेयर में जाता है, क्योंकि ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी यहाँ से इमिट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है। तो देखना है कि फर्स्ट 20 ईयर्स में अगर देखा जाए, मतलब कि शॉर्ट टर्म में किसका इम्पैक्ट ग्लोबल टेम्परेचर में ज्यादा होता है, तो मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ये मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 84 टाइम्स जो है ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ये आपका है तो करेंट अफेयर से रिलेटेड, लेकिन ये साइंस में भी, जनरल साइंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि मीथेन उत्सर्जन जो है, मीथेन इमिशन जो है, उसका क्या स्थिति है और उससे क्या रिलेटेड इश्यूज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी आज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, उसका 30% उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो मीथेन का होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मीथेन जो है कितना खतरनाक ये है। और मीथेन का जो इमिशन होता है वो ज्यादातर वैसे जगह से होता है जहां से कि बहुत कूड़ा कचरा जमा होता है, जो कि डंपिंग साइड है। जैसे पटना के बैरिया में, रामचक में डंपिंग साइड है, तो जाहिर है कि वहां से, उस डंपिंग साइट से जो भी मतलब कचरा वहां पर डाला जाता है उसमें से निकलता है, या फिर वेटलैंड होता है उसमें से भी जो है मीथेन का इमिशन काफी ज्यादा होता है। तो ये सब चीज जो है, जो ग्लोबल टेम्परेचर में केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता है बल्कि मीथेन, और जानते हैं कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, तो इसके भी सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उसको मिटिगेट करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है ये कहा गया है कि अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो था वो
$562 बिलियन था। ठीक है। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच में इंडिया का जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जो था वो $18.86 बिलियन का था। अब देखिए जो टोटल एक्सपोर्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो टोटल का मतलब होता है कि सर्विस और मर्केंटाइज को मिलाकर। तो इसमें से जो 562 है, उसमें से मर्केंटाइज का जो एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो $292.07 बिलियन का है। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि शांति जो बिल था, जो कि अब एक्ट बन गया है, तो शांति का रिलेशन किससे है? जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से ही संबंधित है। ये सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर हम लोग शांति एक्ट पर हम लोग बात करेंगे। शांति एक्ट का आपने फुल फॉर्म देख लिया, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि संक्षेप में शांति है। इसमें ये पूरी तरह से जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन है ये उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पब्लिक सेक्टर की जो बात है इसमें इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किए जाने के लिए प्रोविजन किया गया है। दूसरा चीज है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, अब ये स्टैट्यूटरी हो गया। इस एक्ट में इसको शामिल कर लिया गया है और उसमें इसके बारे में प्रोविजन कर दिया गया है। तो ये जो है एनईआरबी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। 21 दिसंबर को ये प्रेसिडेंट की सहमति से पारित भी हो गया, उसकी उनकी सहमति जो है प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखते हैं कि अभी न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो 8.8 गीगावाट है, जो कि अभी के टोटल प्रोडक्शन का ये 1.5% है। और अभी इसका टारगेट जो रखा गया है कि 2047 में इसका टारगेट 100 गीगावाट रखा गया है, जो कि उस समय का जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी होगा हमारे इंडिया का, उसका ये 3% होगा। और ये जो है उस समय रखा गया है करीब करीब 2100 गीगावाट का। अब इस एक्ट में ये सब काम तो किया ही गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है जो लाइबिलिटी है। जैसे कि किसी दुर्घटना की स्थिति में लाइबिलिटी, जो रिएक्टर जो बनाया है कंपनी, उस पर जो लाइबिलिटी डाली जाती है, या पहले भी जो भी समझौते हुए हैं, जैसे कि अमेरिका और इंडिया के बीच में भी जो समझौता हुआ था, तो वो समझौता हो गया था, लेकिन उसी लाइबिलिटी के कारण, चूंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाली कंपनी है, दुर्घटना की स्थिति में उस पर लाइबिलिटी डालने की बात उसमें शामिल थी, और इसलिए जो है कोई रिएक्टर जल्दी देता नहीं था, क्योंकि हम देंगे, कोई दुर्घटना घटेगा तो फिर उसमें हम ही से ये पैसा मांगने लगेगा, मुआवजा मांगने लगेगा। और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं। कई दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं पूरे इंडिया में। तो जैसे कि 1979 में 3 माइल आइलैंड, 1986 में चेरनोबिल, 2011 में ये फुकुशिमा में, जो ये जापान में। तो इस तरह का जो है ये होते रहा है। अब इसमें ये कर दिया गया कि पहले जो लायबिलिटी का जो अमाउंट था वो 100 करोड़ था मैक्सिमम, अब इसको बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। लेकिन ये 3000 नहीं, 3000 तक कर दिया गया, मतलब कि ग्रेडेड फॉर्म में कर दिया गया 3000 तक। ठीक है। अब ग्रेडेड जो हुआ है वो हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट के पावर जनरेशन के क्षमता पर। ठीक है। तो उस क्षमता में क्या है, जो लायबिलिटी इंपोज करने की बात होती थी, वो 3 कारण उसमें होते थे पहले। एक तो द सप्लायर एंड एन ऑपरेटर हैव एन एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट, मतलब कि एग्रीमेंट हुआ है और आपने हम ही से लिया है, तो इसके लिए एक स्पष्ट रूप से समझौता हुआ होना चाहिए, तभी जाकर लायबिलिटी की बात मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट जो है, द न्यूक्लियर इंसिडेंट हैज प्रूव्ड टू बी ड्यू टू द सप्लायर्स और द इक्विपमेंट्स फॉल्ट, मतलब कि या तो सप्लायर ने कुछ ऐसा कर दिया, या फिर
वो जो रिएक्टर दिया है या जो सामान दिया है उसमें फॉल्ट है, उस कारण से अगर है माने घटना घटी है तब भी लायबिलिटी उस पर बनता है। एक तीसरा भी है कि द न्यूक्लियर इंसिडेंट हैज रिजल्टेड फ्रॉम डिलिबरेट इंटेंट टू कॉज न्यूक्लियर डैमेज। अब इसमें क्या किया गया है, शांति समझौता जो एक्ट बना है इसमें बी वाले को जो है खत्म कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि अगर उसके मतलब सप्लायर और इसका जो फॉल्ट नहीं भी होता है तब भी मुआवजा मांगा जा सकता है। तो ये यहाँ पर अब जो ग्रेडिंग है वो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे किया गया है। एक तो है 3600 मेगावाट से अधिक अगर कोई पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का कैपेसिटी है तो वो 3000 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इम्पोज कर सकता है। ये किसके लिए है? 3600 मेगावाट से अधिक वाले के लिए। अगर 1500 से 3600 के बीच में है तो फिर ये 1500 तक मांग सकता है। उसी तरह से 750 मेगावाट से 1500 मेगावाट तक के लिए 750 और 150 से 750 मेगावाट तक के लिए 300 करोड़ रुपए, यानी कि मिनिमम जो है फिर भी ये 100 करोड़ वाले से ज्यादा ही है, भले ही ये 150 से 750 के बीच वाले के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत का ये है इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि डिस्कस करना काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये मैगजीन में डाला हुआ रहता है। आप जो हमारा जो मंथली मैगजीन है आप उसको जब लेंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। और ये भी आपको पता है कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक हम लोग सेकेंड स्टेज में पहुंचने जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। वो 2026 के जून जुलाई में करीब करीब होने का उम्मीद है। ये बहुत सारा चीज है, आप जब मैगजीन लेंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। पूरे वर्ल्ड में 31 देशों में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अमेरिका में केवल अकेले 94 ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आपको पता होगा कि अमेरिका में जो है सबसे ज्यादा बिजली जो पैदा होती है वो नेचुरल गैस से होती है, 40%। न्यूक्लियर एनर्जी का वहां पर 18% है, मेरे यहाँ तो 1.5% है। तो ये सब चीज जो है आपको इसमें ये मिल जाएगा। भारत की अभी जो है टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल्ड जो है वो 510 गीगावाट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि नैसरी अस्फुरा, ठीक है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं जिसका कि इलेक्शन 2025 के दिसंबर में हुआ है। तो ये लैटिन अमेरिका का देश है होंडुरास, जहां पर कि ये हुआ है। इसमें एक खास बात जो निकल के आ रही है कि अभी हाल ही में चिली में भी, आंसर देखिए बी है इसका, ठीक है ना, हम केवल एक समझाने के लिए बोल रहे हैं कि चिली में भी अभी इलेक्शन हुआ था, वहां भी राइट विंग के ही जोसे एंटोनियो जो है वो जीते हैं। एक बात निकल कर सामने आ रही है कि लैटिन अमेरिका इज स्विंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये केवल यही की बात नहीं है, कई देशों में जो है इस तरह की चीजें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं कि एफडीआई के बारे में है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में है कि ए ऑप्शन जो कहता है कि एफडीआई इन इंडिया रिमेन निगेटिव ड्यूरिंग अगस्त टू सितंबर 2025। ये मतलब कि अगस्त से सितंबर के बीच में 2025 में एफडीआई जो इंडिया में जो आया वो निगेटिव रहा, मतलब कि जितना पैसा आया उससे ज्यादा निकल गया। ये बात सही है या गलत है? ठीक है, तो ये बात सही है, क्योंकि जो 50% का जो अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया गया, 25% टैरिफ और 25% पेनाल्टी दोनों मिलाकर, तो उसका प्रभाव जो है ये अगस्त 2025 से ये दिखने लगा। और उसी दौरान क्या हुआ कि जितना मतलब आया उससे ज्यादा बाहर चला गया, तो ये मतलब पुल्ड आउट जो है ये हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसमें भी आपको बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है जो कि आंसर तो आपको पता चल गया, ठीक है, कि इसमें जो है देखिए अप्रैल से जुलाई के बीच में जो नेट एफडीआई इंडिया में आया वो
10.7 बिलियन डॉलर था। ठीक है, ये 2024 के इसी पीरियड में जो एफडीआई आया था उसका ये 3 गुना था। बात समझ में आ गई। लेकिन अब जुलाई के बाद शुरू होता है अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 में 622 मिलियन डॉलर जो है निकाल लिया गया, और सितंबर में केवल 1.7 बिलियन डॉलर जो है ये आया। और इसी तरह से यहाँ पर 1.5 बिलियन डॉलर की बात, मतलब कि ये निकाल लिया गया। तो यहाँ पर आपको ये सारा चीज ये देखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में नेट ग्रिड क्या है? तो नेट ग्रिड ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। तो ये पुलिस और जो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज है, सीबीआई वगैरह, इन सबका एक आपस में कोऑपरेशन के लिए एक लिंक बना हुआ है, और वो ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिस पर कि ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें कहा गया है कि लाकाडोंग जो है, लाकाडोंग एक कॉरिडोर बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि लाकाडोंग है क्या? तो लाकाडोंग जो है एक टर्मरिक है, हल्दी है, हल्दी का प्रजाति है, जो कि मेघालय के जयंतिया हिल्स में मूल रूप से पैदा किया जाता है। अब इसको मुजफ्फरपुर के सकरा में उगाने की 1,000 एकड़ ये लैंड में इसको उगाने की जो प्रोसेस है वो शुरू की जा रही है। जो ये लाकाडोंग जो ये हल्दी है, ये काफी कॉस्टली भी होता है और सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। इसका इस दवा वगैरह बनाने में काम आता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, आप देखते होंगे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में कहीं भी अगर फूल जाता है, कहीं भी अगर चोट लग जाती है, तो हल्दी चढ़ाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट है। आपको कुछ भी उस तरह की तबीयत खराब होती है और तो आपको दूध में हल्दी डालकर पीने के लिए कहा जाता है, या इस तरह का जो है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह के लिए भी जो समस्या होती है उसके लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें जो है करक्यूमिन जो है वो 12% होता है, जो कि आम हल्दी में केवल 2.5% होता है। अब यहाँ पर जो कॉरिडोर जो बनाया जाएगा उसमें MCAD, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, और उसमें इरिगेशन वगैरह जो है उसका एक अलग सिस्टम, यही MCAD मेथड जो है ये लगाया जाएगा। इसमें एक्चुअली प्रेशराइज्ड वाटर पाइपलाइंस बिछाया जाएगा, स्प्रिंकलर्स रहेगा, और भी अदर फैसिलिटी जो है उसके लिए रहेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अनाउंस्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू लॉन्च ऑन द पैटर्न ऑफ ओला और उबर? तो ओला और उबर जैसे चलता है वैसे एक सरकारी, जैसे कि जियो या वोडाफोन या एयरटेल चलता है, तो एक BSNL भी है। तो उस तरह से एक जो भारत सरकार जो है लॉन्च करने जा रही है तो उसका नाम क्या है? गो इंडिया, इंडिया गो, चल भारत, भारत टैक्सी। तो भारत टैक्सी जो है इसका सही आंसर है। इसको डिजाइन किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन से, NEGD। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र प्रताप। ठीक है, समुद्र प्रताप जो है ये फर्स्ट इंडिजिनस शिप है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अब इसमें जो है आप जानते हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड को जो ये दिया गया है शिप, वो पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह के लिए ये काम आएगा, और उस पर काफी फैसिलिटी उसमें दी गई है। इसका जो डायमेंशंस है यहाँ पर मेंशन किया गया है। ICG का सबसे बड़ा शिप होगा, और इसमें 84% कंटेंट जो है, जो जो कल पुर्जा उसका है वो इंडियन है। हमको पता है कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जिसमें कि कम से कम 50% इंडियन प्रोडक्ट्स, मतलब कि इंडियन इक्विपमेंट जो है लगा हुआ रहता है। तो 50%, अगर 51% किसी में अगर भारतीय कल पुर्जा लगा है, तो उस मशीन जो बनेगा या जो सामान बनेगा तो उसको इंडिजिनस स्वदेशी कहते हैं। इसमें तो 84% लगा हुआ है, तो जाहिर है कि ये बहुत ज्यादा स्वदेशी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज वोन नासाज मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड अंडर
इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज। तो देखिए नासा के द्वारा ये प्रतियोगिता जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज करके। तो 2025 में जो है करीब 18,000 जो है कंटेंडर्स थे, और उसमें से फोटोनिक्स ओडिसी, जिसका कि नाम आकाशनेट है, को ये अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। आईएनएस सिंधु घोष जो है ये इंडियन नेवी से डीकमीशन किया गया है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल मैथमेटिक्स डे, किसान दिवस 23 दिसंबर, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे, गुड गवर्नेंस डे ये 25 तारीख जो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, और ये 26 दिसंबर को ये गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के शहादत के दिवस के याद में मनाया जाता है। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द फर्स्ट पोजीशन वाज एक्वायर्ड इन द वुमेन कैटेगरी इन 26th ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन CISF। क्वेश्चन नंबर 17, the government of India gave a reconstruction package to श्रीलंका of what amount? 450 मिलियन का दिया गया है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नोटा हो जाएगा। ठीक है, 450 मिलियन डॉलर का मतलब दिया गया है, तो ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025, इसमें जो है ये तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जापान का ये काशीवाजाकी करीवा जो है ये सबसे बड़ा है, और ये जो है सेकेंड ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान रत्न। तो विज्ञान रत्न का जो अवार्ड है, ये जो है मैगजीन में ये पूरा चीज दिया हुआ है कि विज्ञान जो अवार्ड है वो कैसे कैसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो सब देख लीजिएगा। यहाँ केवल हम क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं कि प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जो है उनको विज्ञान रत्न का अवार्ड दिया गया है। जैसे कि ये जो अनिल कुमार अग्रवाल है, इनको युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये दिया गया है, इसी के तहत दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया हैज साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन दिसंबर 2025 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अभी केवल ओमान के साथ में दिसंबर में ये किया गया है। न्यूजीलैंड के लिए अभी केवल घोषणा किया गया है कि बातचीत खत्म हो गई है और वो एक फाइनल ड्राफ्ट फॉर्मेट में आ चुका है, तो अभी लेकिन सिग्नेचर नहीं हुआ है। अगर वो भी हो जाता तो फिर नोटा आंसर हो जाता। यहाँ पर ओनली ओमान है। आपको पता है कि इंडिया जो है जो सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो जो चल रहा था, उससे ये बाहर हो गया था, और आज की स्थिति में ये काफी मतलब कि 15 में से केवल चाइना को छोड़कर 14 देश के साथ में इंडिया का, न्यूजीलैंड का हुआ ना अभी फाइनल हो गया है, तो 14 देश के साथ में इसका FTA जो है ये साइन हो गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जाता है कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2022। ठीक है, अब ये कब से ये शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये है तो 2022-23 का। ठीक है, लेकिन ये शुरू होने वाला है कब, 27 फरवरी से। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पर 1 अप्रैल दिया हुआ है तो गलत हो गया। बेस ईयर फॉर रिटेल इन्फ्लेशन 2024 ये सही है, और यहाँ पर ये भी सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू बी इंक्लूडेड इन इंडियाज अंटार्कटिका मिशन। तो आरती गुप्ता हैं, और ये अदिति पंत जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ठीक है ना, तो आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट वाज द कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2024-25, 1 बिलियन टन जो है ये है, तो यहाँ पर नोटा हो जाएगा।
हाउ मेनी वुमेन हैव रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ 10,000 अंडर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 1,56,00,000 महिलाओं को ये अभी तक मतलब दिसंबर तक में ये दिया जा चुका है, 10-10 हजार रुपए का राशि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिपोर्टेड मोस्ट ऑफ द इंडियंस इन, किस कंट्री ने सबसे अधिक इंडियंस को डिपोर्ट किया है 2025 में? तो देखिए, यूएसए, सऊदी अरबिया, फ्रांस, कनाडा, ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन जो है सऊदी अरबिया द्वारा किया गया है, आप ये देख लीजिए। अमेरिका द्वारा 3800 किया गया है, म्यांमार द्वारा ये, और मलेशिया द्वारा ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरबिया। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी चिल्ड्रेन फ्रॉम बिहार हैव बीन अवार्डेड द प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? वही वीर बाल दिवस पर दिया जाता है। तो एक तो वैभव सूर्यवंशी और एक कैमूर के मिथिलेश कुमार को मरणोपरांत दिया गया है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फॉरेक्स रिजर्व? तो ये कहा गया है कि इट वाज मोर देन इट्स हाईएस्ट लेवल जो है 704 बिलियन यूएस डॉलर का ये रहा है। सितंबर 2024 में इसको अचीव किया गया था। ये अभी जो है 688 है। तो ये क्या है, 688 जो है ये इससे कम है, तो ये आपका गलत हो गया। इट वाज लोअर देन इट्स हाईएस्ट लेवल, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये सारा डेटा दिया हुआ है आपको मैगजीन में, ये मिल जाएगा। आपको अगर मैगजीन नहीं मिलता है तो आप ये व्हाट्सएप पर मैसेज से भी मंगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है लास्ट में, बिहार में सुपर कंप्यूटर कौन सा लगा हुआ है या कौन कौन सा लगा हुआ है? तो परम रुद्रा लगा हुआ है और ये परम बुद्धा लगा हुआ है। तो बोथ बी एंड सी, यहाँ पर ये बी होगा। ठीक है ना, बी एंड सी। बुद्धा पहले से था, रुद्रा जो है अभी दिसंबर में करीब वही 26 वगैरह के आसपास में ये लगा है। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल 30 क्वेश्चंस हो गया, उसके आंसर्स हो गए, और जो नेसेसरी जो एक्सप्लेनेशंस है वो दे दिया गया। देखिए, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में, रुद्रा के बारे में है, तो ये सब चीज दे दिया गया है। अब इसको आप देख लीजिएगा और अपना सिनॉप्सिस और एक क्वेश्चंस का एक सेट जो है सबका बनाते चले जाइएगा। लास्ट में रिवीजन करके जाने पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका मतलब इक्का दुक्का कोई छूट जाए, छूटेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।